कहानी शुरू होती है एक मोन्टाज से, जिसमें हमें बताया जाता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम की घटनाओं के बाद से लेकर अब तक पीटर पार्कर की जिंदगी में क्या क्या हुआ। इन 4 सालों में पीटर न्यूयॉर्क सिटी पुलिस की डिटेक्टिव कैप्टन जीन डिवोल्फ के साथ मिलकर काम करता रहा है। उसने एक मन नियंत्रित भीड़ से भी मुकाबला किया है और अब उस घटना से जुड़े सबूत DODC के डायरेक्टर बेन के पास सुरक्षित रखे गए हैं। पीटर बेन के लिए भी काम करता है। इसके बाद हमें पीटर को उसके खाली समय में दिखाया जाता है। वो अपने फ्लैट में है। यहाँ वो अपने वेब शूटर्स की जांच कर रहा होता है और जैसे ही वो वेब शूट करता है, वो खुद से कहता है कि पिछले कई दिनों से उसके वेब सही निशाने पर नहीं लग रहे। और फिर एक दृश्य के जरिए हमें दिखाया जाता है कि पीटर जब स्पाइडरमैन बनता है, अगले दिन वो एक कन्वीनियंस स्टोर में जाता है घर के लिए जरूरी सामान लेने। वहीं वो फोन पर कैप्टन डिवोल्फ से बात भी कर रहा होता है। कैप्टन डिवोल्फ उससे पूछती है कि क्या उसका सर दर्द अब ठीक हो गया है और साथ ही उसे अपने शरीर और निजी जिंदगी का ख्याल रखने की सलाह भी देती है। पीटर इस सलाह को नजरअंदाज कर DODC की तरफ बढ़ जाता है। DODC यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। असल में पीटर ने पूरे न्यूयॉर्क शहर के कैमरे हैक कर रखे हैं और कैप्टन डिवोल्फ की मदद से शहर में हो रहे हर अपराध की खबर सीधे उसके फोन पर आ जाती है। यह देखते ही पीटर तुरंत अपना सूट पहनकर एक ट्रक की लोकेशन पर पहुंच जाता है। जब पीटर उस ट्रक का दरवाजा खोलता है तो अंदर एक बुजुर्ग महिला बैठी होती है जो ट्रक चला रही थी। पीटर को कुछ शक होता है और तभी वो देखता है कि उस महिला को नियंत्रित कर रही कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे वहां मौजूद बाकी सभी लोगों को भी अपने कब्जे में लेने लगती है। लेकिन तभी जो अफसर कॉपीकैट को गिरफ्तार करके ले जा रहा था, वो रहस्यमयी ताकत उसे भी नियंत्रण में ले लेती है और उससे कहलवाती है कि कॉपीकैट को जेल मत ले जाओ। ठीक तभी स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाता है और यह सब होता देख हैरान रह जाता है। और तो और वो शक्ति स्पाइडरमैन के दिमाग में भी घुसने की कोशिश करती है, जहां हमें साल 2017 का पीटर पार्कर दिखाया जाता है, अपने सूट में अपने कमरे में बैठा हुआ। तभी आंट में उससे बात करने आती है, लेकिन वो शक्ति उसकी याददाश्त को पूरी तरह से खंगालने से पहले ही वापस DODC के उस अफसर में लौट जाती है और स्पाइडरमैन से कहती है कि वो इस ट्रक में एक चीज देखना भूल गया, एक बम। और तभी एक जोरदार धमाका होता है जिसकी आड़ में कॉपीकैट वहां से फरार हो जाती है। इसके बाद पीटर को लगता है कि ये माइंड कंट्रोल शायद उसी तरह किया जा रहा है जैसे पहले रेड रूम में किया गया था। लेकिन कैप्टन डिवोल्फ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो पीटर को कुछ सुराग देती है। वो बताती है कि पिछले 1 महीने से किसी ने DODC के प्रतिबंधित सर्वरों तक पहुंचने की कोशिश की है। पीटर पूछता है कि यह VMAX आखिर है क्या। कैप्टन डिवोल्फ कहती है कि उसे भी नहीं पता, तो पीटर खुद ही पता क्यों नहीं कर लेता। इसके बाद पीटर DODC जाने का फैसला करता है। वहां वो बेन से मिलता है और उससे उस रहस्यमयी शक्ति के बारे में पूछता है। चूंकि पीटर पर उस शक्ति का असर मुश्किल से होता है, इसलिए यह काम उसके लिए ठीक रहेगा। पीटर इसके लिए तैयार हो जाता है और बेन की बात मान लेता है। इसके बाद वो बेन से पूछता है क्या उसे VMAX के बारे में कुछ पता है। तभी पीटर को याद आता है कि ये हाउस वार्मिंग पार्टी उसकी पुरानी दोस्त MJ की होने वाली थी। इसलिए पीटर चुपचाप उसका पीछा करते हुए MJ के घर उसकी पार्टी में पहुंच जाता है। यहाँ वो कई सालों बाद MJ से आमने सामने मिलता है। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए वो उसे अपना नाम कुछ और बताता है और फिर एक टूटे दिल के आशिक की तरह अंधेरी बरसाती रात में वो वापस अपने घर लौट जाता है। लेकिन जब तक वो घर पहुंचता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। उसका पुराना सरदर्द और भी तेज हो जाता है। घर पहुंचते ही वो अपने AI असिस्टेंट से पूछता है कि उसके शरीर में आखिर हो क्या रहा है। पता चलता है कि बहुत ज्यादा अकेलापन, तनाव और डिप्रेशन की वजह से उसका DNA म्यूटेट हो रहा है। आमतौर पर पीटर का DNA आधा इंसानी और आधा स्पाइडर होता है, लेकिन अब वो असंतुलित हो चुका है। उसका स्पाइडर DNA तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे उसकी ताकत भी बहुत बढ़ जाती है और उसे अनऑर्गेनिक वेब्स मिलने लगते हैं। पीटर इन ऑर्गेनिक वेब्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो इनका सही इस्तेमाल सीख पाए, उसके फोन पर स्कॉर्पियन की लोकेशन आ जाती है। चूंकि उसे ऑर्गेनिक वेब्स ठीक से चलाने नहीं आता और उसके अंदर स्पाइडर DNA और भी बढ़ने लगता है, उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ जाती हैं और वो बेरहमी से स्कॉर्पियन की पिटाई कर देता है। जब स्कॉर्पियन की पिटाई के बाद पीटर को होश आता है, अपनी यह हालत देखकर वो फैसला करता है कि इस स्थिति को रोकने के लिए कुछ करना ही होगा। तभी उसे बेन याद आता है और वो एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में उससे मिलने पहुंच जाता है, जहां बेन उसकी मदद करता है। बेन से मदद लेने के बाद पीटर तय करता है कि वो खुद एक यूनिवर्सल इनहिबिटर चिप बनाएगा, जिसे किसी भी ऐसे इंसान पर इस्तेमाल किया जा सके जिसका DNA बेकाबू होकर म्यूटेट कर रहा हो। पीटर ये चिप बहुत जल्दी बना भी लेता है, लेकिन इसमें अभी एक कमी बाकी होती है। ये चिप थोड़ी देर काम करने के बाद यहाँ हमें जीन की कहानी दिखाई जाती है। जीन असल में DODC में VMAX के बारे में पता लगाना चाहती थी। उसकी बैक स्टोरी में उसकी एक बहन भी होती है, सारा। एक दिन दोनों बहनें पार्क में साथ
साथ बैठी होती हैं और सारा जीन को उसकी शक्तियों के बारे में समझा रही होती है। लेकिन शायद यह बात डीओडीसी को पता चल जाती है। कुछ अफसर वहां पहुंच जाते हैं, सारा को बेहोशी का इंजेक्शन देकर वहां से ले जाते हैं। जीन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सारा अपनी टेलीपैथिक शक्ति से जीन को रोक देती है ताकि वो पकड़ी न जाए। जीन बाद में पता लगाने की कोशिश करती है कि डीओडीसी ने उसकी बहन के साथ आखिर क्या किया, लेकिन एक बार बेन ने ही पीटर को बीच में डालकर जीन को ऐसा करने से रोका था। इसलिए जीन पहले पीटर को ही अपना निशाना बनाती है और उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। जीन टेलीपैथी के जरिए पीटर से कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो अगला निशाना एमजे होगी। इसलिए पीटर एमजे को किसी सुरक्षित जगह पहुंचाने उसके घर जाता है। इसी दौरान दोनों के बीच एक भावुक पल भी आता है, लेकिन पीटर यह भावनात्मक झटका सह नहीं पाता और म्यूटेट होने लगता है। गुस्से में वो एमजे की गर्दन पकड़ लेता है। तभी जीन एमजे को नीचे गिरा देती है। पीटर तुरंत होश में आता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद जीन वहां कार में आ पहुंचती है। वो पीटर को आखिरी चेतावनी देती है कि वो उसके रास्ते में न आए, लेकिन पीटर कहाँ मानने वाला था। सबसे पहले वो एमजे को सुरक्षित जगह छोड़ने का फैसला करता है और उसे फ्रैंक यानी पनिशर के जहाज पर ले जाता है। यहीं पर पीटर और एमजे की फिर से बातचीत होती है और पीटर उसे अपनी पूरी योजना बताता है। वो कहता है कि उसे जीन पर वो यूनिवर्सल इनहिबिटर चिप लगानी होगी, जिससे जीन का म्यूटेशन लेवल गिर जाएगा और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। बस दिक्कत ये है कि यह चिप थोड़ी देर बाद गर्म होकर नष्ट हो जाती है। एमजे पीटर की मदद करने की पेशकश करती है और कहती है कि उसके मास्क के लेंस से निकलने वाली किरणों की मदद से शायद इस चिप को बचाया जा सकता है। उधर जीन डीओडीसी की एक इमारत में पहुंचती है जहां एक अहम वॉल्ट रखा है। उसे लगता है कि वहां शायद वीमैक्स से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए। इस बार वो वॉल्ट तक पहुंचने के लिए ब्रूस बैनर यानी हल्क का इस्तेमाल करती है, लेकिन तभी वहां स्पाइडरमैन पहुंच जाता है और सीधा उसका सामना होता है। लेकिन चिप लगा पाने से पहले ही जीन नियंत्रित हल्क को स्पाइडरमैन पर छोड़ देती है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ एमजे पनिशर से कहती है कि वो भी स्पाइडरमैन की मदद के लिए जाए। पनिशर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां बेन पहले से मौजूद होता है और जीन अब उसे भी नियंत्रित करने लगती है। जैसे तैसे जब हल्क शांत होता है, स्पाइडरमैन तुरंत वहां पहुंचता है और इनहिबिटर चिप जीन पर लगा देता है, जिससे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। पीटर बेन से पूछता है कि जब जीन उसका दिमाग नियंत्रित कर रही थी तब उसने उसकी यादों में क्या देखा। बेन झूठ बोलकर कहता है कि जीन उस वक्त सिर्फ सारा नाम की लड़की के बारे में सोच रही थी। इसके बाद बेन जीन से पूछता है कि उसने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। इसी बीच जीन यह भी कहती है कि वो पीटर के लिए कोई भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं करती, न ही उससे प्यार करती है, लेकिन उसे इतना हक तो है ही कि आखिर पीटर पार्कर है कौन। जब पीटर एमजे को उसके घर छोड़ने जाता है तो वो उसे अंदर आने का न्योता देती है और कहती है कि चाहे तो वो नेट से भी मिल ले। पीटर तैयार हो जाता है, पर पूरे सूट में, ताकि उसकी असली पहचान उजागर ना हो। लेकिन एमजे यह भी कहती है कि जब जीन ने उसे नियंत्रित किया था उसे उस दौरान क्या हुआ था बिल्कुल भी याद नहीं। ये सुनकर पीटर को ख्याल आता है कि जब जीन ने कॉपीकैट को नियंत्रित किया था तब भी उसे कुछ याद नहीं था। इसलिए पीटर डीओडीसी पहुंचता है जीन से मिलने, वहीं जहां उसे कैद किया गया था। बेन ने जीन को एक चैम्बर में बंद कर रखा है और अब वो उस पर परीक्षण करने वाला है, यह जानने के लिए कि जीन की शक्तियों का स्रोत आखिर क्या है, उसका डीएनए। जब जीन पर यह बेरहम परीक्षण चल रहा होता है तो उसे चैम्बर के ऊपर लिखा एक शब्द दिखता है, वीमैक्स। इससे उसे समझ आता है कि सारा के साथ भी ठीक इसी तरह का बर्ताव किया गया था और मरने से पहले उसने इसी चैम्बर में वो चैम्बर तोड़ देती है और बेन को उसी परीक्षण कुर्सी पर बिठाकर उसे यातना देने लगती है। अब उसके मन में सिर्फ एक ही भावना है, पीटर से बदला, क्योंकि उसी ने जीन को यहाँ तक पहुँचाया था। वो मन नियंत्रित भीड़ को उसके पीछे लगा देती है। वो भीड़ पीटर के दोनों वेब शूटर्स तोड़ देती है और उसकी बुरी तरह पिटाई कर देती है। जीन पीटर को एक भी मौका नहीं देती कि वो अपनी बात रख सके। पीटर की हालत अब बहुत बिगड़ चुकी होती है, उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी होती हैं, लेकिन इस बार आंखें काली पड़ने के बाद भी वो फिर से सामान्य हो जाता है। आखिरकार पीटर इस स्थिति पर काबू पा लेता है और अपने ऑर्गेनिक वेब्स का इस्तेमाल करके भीड़ को संभाल लेता है। चूंकि जीन की शक्तियां अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थीं, इसलिए इस बार वो आखिरकार पीटर की यादों तक पहुंच पाती है जो वो पहले नहीं कर पाई थी। एंट में पीटर के पास आकर बैठ जाती है और उसे यह समझाती है कि वो कितना अलग है और यही वजह है कि दुनिया उसे अलग नजरों से देखती है। तभी जाकर पीटर को एहसास होता है कि जो दर्द जीन ने अभी महसूस किया है वही दर्द पीटर सालों से झेलता आ रहा है। आखिरकार पीटर और जीन एक दूसरे के दर्द को समझते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। I'm okay. Peter. लेकिन इसी बीच पीटर अब लगभग मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी जीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे जिंदा रखती है। इसके बाद पनिशर वहां पहुंचता है और पीटर को मास्क पहनाकर अस्पताल ले जाता है। पीटर को ठीक होने में सिर्फ 1 दिन लगता है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां स्पाइडरमैन धरती से गायब हो चुका होता है और वो किसी दूर बाहरी अंतरिक्ष में दिखाई देता है। Flower guy, right? From the party?